हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा राणा और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे तरीके से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में भी पूछा जाता है, आईसीएसई में भी पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और शायद इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। सबको ही पता है आईआईटी, जेईई, नीट, नेट, गेट सबके लिए बहुत यूजफुल चैप्टर है। इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरुआत करेंगे लिगेंड से। लिगेंड क्या होते हैं? एक ऐसी स्पीसीज जो कि एक आयन भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी होगी वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। एटलीस्ट मिनिमम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए डोनेट करने के लिए अपने मेटल के टाइम को और एटम को। तो उसको हम लिगेंड कहते हैं। जैसे कि ये हमारा हमने मान लिया, मैं एक न्यू पेज लेके बताती हूँ, मैंने वीडियो रुक गई थी। तो जैसे ये हमारा एक ए है और उसके पास लोन पेयर है, ये डोनेट करे एटम को, जिसके पास एटम को या मेटल कैटायन को जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो, जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसी स्पीसीज जो कहलाएगी वो लिगेंड कहलाएगी और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो मेटल कैटायन कहलाएगा। ठीक है, ऐसी स्पीसीज जो कहलाएगी वो मेटल कैटायन कहलाएगी। अब जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होंगे वही डोनर कर पाएंगे, तो उनको हम न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज भी बोल सकते हैं और लुईस बेस भी बोल सकते हैं। लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और लुईस एसिड मेटल कैटायन जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को। और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो मेटल कैटायन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स 1 लोन पेयर को या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी स्पीसीज लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। अब ये तो हमने इसका जनरल सा बेसिक सा जान लिया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है लिगेंड और मेटल कैटायन के चारों तरफ घूमती है। तो लिगेंड क्या होता है, मैं फिर से बता रही हूँ। लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि लोन पेयर डोनेट करती है मेटल कैटायन को, और मेटल कैटायन जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो वो लिगेंड कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज भी लिगेंड कहला सकती है और लुईस बेस स्पीसीज भी लिगेंड कहला सकती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हम ये सारी चीज़ें कहाँ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और मज़ा बिल्कुल नहीं आता। तो एप्लीकेशन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो बायोलॉजिकल सिस्टम में लगती हैं। B12 विटामिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बेस बनता है, हीमोग्लोबिन का भी और क्लोरोफिल का भी। मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल एरिया, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ हम केमिकल्स से बनाते हैं, वहाँ पे कैटलिस्ट जो यूज़ होते हैं वो कैटलिस्ट भी जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के थ्रू ही बनते हैं। ऐसी एनालिटिकल रिएजेंट बनते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लग रही होती है। तो वहाँ सारी ये बेसिक चीज़ें अगर हमें पता होती हैं तो हम इन सब जॉब्स में अपना A1 दे पाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक पार्ट है ये, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आगे तक जाएंगे, हायर स्टडी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ABCD आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला: सेंट्रल मेटल कैटायन या फिर एटम एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सबसे पहली बार हम इसको पढ़ते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दिखाते हैं। तो जो हमारा मेटल कैटायन होगा, ये रहा हमारा मेटल कैटायन, ठीक है, ये हमारा मेटल है, ये रहा हमारा मेटल कैटायन और हमारा लिगेंड ये रहा। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो भी हमारा मेटल कैटायन और लिगेंड होगा वो ब्रैकेट के अंदर जो सामान होगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस ब्रैकेट के अंदर जो हम आयंस लिखेंगे उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। इस लिगेंड, कितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल से अटैच हैं? 6 NH3 मेटल से अटैच है। तो ये जो 6 है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर होता है
और कोबाल्ट जो है वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट्स मीन कोबाल्ट जो है वो मेटल कैटायन है और ये हमारा लिगेंड है। तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा, और ये कहलाएगा सेंट्रल मेटल कैटायन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन थी। तो सेंट्रल मेटल कैटायन और लिगेंड आपस में अटैच है, उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला गया है। और कैटायन और एनायन जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हैं, उनको आयोनाइजेशन स्फीयर बोला गया है और काउंटर आयन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में किसने रिसर्च करी और कैसे पता चला कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी होती है और वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उनका शेप कैसी होती है, ये सब चीज़ें कैसे पता चली, ये सबसे पहले वर्नर ने पता लगाई थी। वर्नर वॉज द फर्स्ट केमिस्ट हु गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उन्होंने ये आइडिया दिया था। वर्नर ने प्रपोज की थी ये थ्योरी, जिसे हम वर्नर थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दो तरीके की वैलेंसी बताई थी। प्राइमरी वैलेंसी, दो तरीके की वैलेंसी बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, फॉर अ मेटल आयन, मेटल आयन के लिए बताया था। मतलब मेटल आयन से ही हमें प्राइमरी वैलेंस पता चलेगा और सेकेंडरी वैलेंस पता चलेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम देखें तो प्राइमरी वैलेंस क्या होता है, प्राइमरी वैलेंस जनरली हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। क्या बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। और सेकेंडरी वैलेंस क्या बताता है, ये बताता है मेटल आयन से कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं। इट मींस जो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था 6, ये हमने क्या कहा था, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था। इसका मतलब ये था कि इस मेटल आयन से 6 नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी उसे ही कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे मेटल कैटायन से जुड़े हैं। तो वो हमारा इक्वल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। अब प्राइमरी वैलेंसी जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है मेटल कैटायन का। और हमेशा ध्यान रखना कि जो प्राइमरी वैलेंस होती है वो हमेशा सेटिस्फाई होती है ओनली निगेटिव आयन से। और ये निगेटिव आयन जो हैं, जो प्राइमरी वैलेंस को सेटिस्फाई करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखे जाते हैं, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इतना है, इसके बाहर कौन से आयंस लिखे गए हैं, Cl3। तो जो Cl3 है 3Cl- आएगा। तो कितने आयंस हैं, 3 आयंस है। और हमारा ये जो बाहर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखा गया है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर आयंस लिखे गए हैं, ये आयंस हमारा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ये बताते हैं कि मेटल पे कितना पॉजिटिव चार्ज, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे 3 आया है तो मेटल पे +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो Cl पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो Cl कितने हैं, 3 है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो कोबाल्ट पे आएगा, मतलब मेटल कैटायन आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी बताएगा मेटल कैटायन के बारे में। ठीक है, जो ये प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है। इट मीन्स अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये आयंस देती है, और नॉन डायरेक्शनल होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको स्टेटमेंट्स दिए होंगे और प्राइमरी वैलेंसी का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसके बारे में आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई होती है, जो आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर लिखे होते हैं उनसे सेटिस्फाई होती है। जितने आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होंगे वही हमारा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करेंगे। ठीक है, और ये आयोनाइजेबल होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयोनाइजेबल का मतलब है कि एक्वस सॉल्यूशन में जाके वो आयंस में टूट रहे हैं। अब जो एनायंस प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ये वाले एनायंस जो होते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, ये ज्योमेट्री नहीं बताते कंपाउंड की। हमें प्राइमरी वैलेंसी से नहीं पता चलता कि इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, वो हमें सेकेंडरी वैलेंसी बताती है। ये सिर्फ हमें इतना बताती है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसके अलावा ये कुछ नहीं बताती। ये बस आयोनाइजेबल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये प्राइमरी वैलेंसी जो है किसी भी टाइप की ज्योमेट्री नहीं बताती, कंपाउंड नहीं बताता। ठीक है,
अब सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो मेटल कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उससे ये पता चलता है मेटल से कितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे जुड़े हुए हैं, कितने नंबर ऑफ लिगेंड हमारे जुड़े हुए हैं। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई बाय बोथ प्राइमरी एनायंस और न्यूट्रल। इट मीन्स अगर जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ, ये हो गया हमारा कोबाल्ट। ये जो NH3 लिगेंड है ना, ये न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर Cl2 लिख लूँ, ठीक है, और एक Cl हमारा बाहर हो गया, तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक तो NH3 के 4 मॉलिक्यूल है, एक Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा 6 आएगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, बाहर वाले से हमें मतलब नहीं है, वो प्राइमरी वैलेंसी बताती है। सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 के 6 न्यूट्रल आयंस भी हो सकते हैं, या फिर अनायंस और न्यूट्रल दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक स्पीसीज भी हो सकती है, दोनों प्रेजेंट हो सकती है। इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो NH3 है, यहाँ पे टोटल 6 के 6 NH3, और NH3 जो है एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये आगे पढ़ेंगे कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं। मैं जर्नल के लिए बता रही हूँ कि जो NH3 है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है वो एनायन और न्यूट्रल लिगेंड दोनों से सेटिस्फाई होती है, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आई रिपीटेड, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। इट्स मीन अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, पानी में डालेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो ये टूटेगा नहीं। और सेकेंडरी वैलेंसी ही हमारी ज्योमेट्री बताती है कॉम्प्लेक्स की। अब कैसे बताती है? वर्नर ने इतना दिमाग कैसे लगाया कि क्या ज्योमेट्री आ सकती है? उसने क्या किया, उसने कुछ चीज़ें डिसाइड करी कि अगर सेकेंडरी वैलेंसी 2 होती है तो जो ज्योमेट्री आएगी कॉम्प्लेक्स की वो लीनियर आएगी। इट मीन्स 2 ही लिगेंड मेटल से जुड़े हैं तो वो लीनियर की तरह होंगे। अगर 3 हमारा सेकेंडरी वैलेंसी आती है तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, 4 आती है तो टेट्राहेड्रल, 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके से होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वर्नर को कैसे पता चला कि क्या इसकी शेप आई है, क्या इसका ज्योमेट्री आई है। तो वर्नर ने क्या किया, वर्नर जी ने हमारे ये जो हमारा स्टार्टिंग के 3 कंपाउंड्स दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों की स्टडी करी, ठीक है। इन तीनों की स्टडी करी और इन तीनों को सबसे पहली बात तो पहले टाइम में इस कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से लिखा जाता था, कोबाल्ट Cl3.6NH3। लेकिन जब इसका नया फॉर्मूला बना है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखे गए मॉलिक्यूल NH3 टोटल 6 हैं और बाहर लिखे गए Cl3 हैं। इट मीन्स जो अंदर मॉलिक्यूल्स हमारे कोबाल्ट से अटैच हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कह सकते हैं इसका कितना हो सकता है, 6। तो ये होगी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। और अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो न्यूट्रल जो लिगेंड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है 0, अकाउंट में नहीं आता। और जो एनायंस होते हैं, हैलाइड्स एनायंस जो होते हैं, जो X नेगेटिव होते हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। तो अगर मैं इस कोबाल्ट की मतलब कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं इसका, तो मैंने मान लिया इसको X, ये न्यूट्रल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 + 3 × -1 = 0, ठीक है। इसको X को ऐसे लिखा, ये 0 हो गया और ये -3 हो गया, = 0। अब ये 0 के उधर जाएगा तो X की आ जाएगा +3। इस तरीके से हम हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन आ गई है +3। ऐसे ही यहाँ पे +3 जो आई है इस बेसिस पे आई है कि जो Cl3 थे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है ना, तो हम अंदर वाला लिगेंड काउंट नहीं करते, बाहर वाला काउंट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए। अब यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है।
वायलेट आ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑब्वियसली इतनी होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ बाहर एक भी एनायन नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आई, कलर आया ब्लू और ग्रीन इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा ग्रीन कलर आ रहा है और यहाँ जो आ रहा है वो हमारा वायलेट आ रहा है। ऐसे दो कलर क्यों आ रहे हैं, उसने इस पर दिमाग लगाया और उसने ये देखा कि अगर हम इस वाले मॉलिक्यूल को कोबाल्ट NH3 का Cl2 को अगर हम ट्रांस रखते हैं, क्या रखते हैं, ट्रांस रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है, इसको मैं अगर देखूं तो वो इस तरीके से दिखा सकती हूँ, ये NH3 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 और NH3। ट्रांस मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो दो सेम मॉलिक्यूल हैं वो 180 डिग्री पे होने चाहिए, 180 डिग्री पे होने चाहिए। और 180 डिग्री कैसा होता है, पूरा एकदम अपोजिट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिए अपने दोनों Cl जो कि बिल्कुल 180 डिग्री पे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसने देखा कि इस तरीके से कुछ ज्योमेट्री आ रही है जिसमें हमारा 1 2 3 4 5 6 ये जो ज्योमेट्री आ रही है ये बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल जैसी आ रही है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। और सिस का मतलब होता है कि दो सेम लिगेंड, जो हमारे दो सेम लिगेंड होंगे वो हमने 90 डिग्री पे लगाएंगे। सिस का मतलब होता है जो दो सेम लिगेंड होंगे वो हमने 90 डिग्री पे लगाए हैं, तो वो 90 डिग्री पे हो जाएंगे। उनका कलर आ रहा है वायलेट। अब ये जो दो Cl हैं, अगर मैं ये बना के दिखा दूँ आपको, ठीक है, अगर मैं Cl को 90 डिग्री पे लगा दूँ, इसे मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री लगा दूँ, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, तो मैं अपने दोनों Cl यहाँ लगा देती हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी सिस ज्योमेट्री, जो कि ये भी 1 2 3 4 5 6 लिगेंड से सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसका भी जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी हमारी ऑक्टाहेड्रल, जो कि दो आइसोमर में पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं सिस और ट्रांस, इसीलिए डिफरेंट कलर आ रहा है ग्रीन और वायलेट। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या थे इनके, महाराज के, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ इनके मेन पोस्टुलेट्स की, तो ये कलर दिए थे इन्होंने, ये तो हमने इन कलर के बारे में पढ़ लिया, येलो, पर्पल, ग्रीन और वायलेट, ये कलर के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखो इनके पोस्टुलेट्स क्या थे। द मेन पोस्टुलेट्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, एक तो वैलेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 टाइप की लिंकेज दिखाता है। जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी जो कि स्ट्रॉन्ग दिख रही होगी। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। इस तरीके से लिंकेज ये कंपाउंड में जुड़ती हैं। अब मैं स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूँ। द प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, ये मैं बता चुकी हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है एंड ये निगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन दोनों से सेटिस्फाई होती है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन के इक्वल होती है, ठीक है। जो आयंस और ग्रुप्स बाउंड किए जाते हैं सेकेंडरी लिंकेज से मेटल से, उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उनका स्पेशल अरेंजमेंट होगा ऑक्टाहेड्रल के जैसे, ठीक है। अभी ऑक्टाहेड्रल कैसा होगा, टेट्राहेड्रल कैसा दिखेगा, इनका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। यहाँ बस इतना ध्यान रखना है कि सेकेंडरी लिंकेज जो होती है वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक बताती है जो कि स्पेशल अरेंजमेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम स्पेस में उसका अरेंजमेंट करते हैं, हवा में उसका अरेंजमेंट दिखेगा हमें इस तरीके से, लाइक 3D स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। इतना समझ लीजिए अभी के लिए। फिर अगर हम आगे देखें, मॉडर्न फॉर्मुलेशन स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जो स्पेशल अरेंजमेंट मॉडर्न तरीके से किया गया उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोला गया। The species within the square bracket are called coordination entities or complexes and the ions outside the square bracket are called counter ions। ये मैं बता चुकी हूँ। जो coordination sphere है उसके अंदर जो भी species होंगी वो coordination sphere square bracket से represent की जाएंगी, उसको हम coordination entities और complexes भी बोल सकते हैं। और जो ion coordination sphere के बाहर होंगे उनको हम ionization ion और counter ions भी बोलते हैं, ठीक है।
फिर इन्होंने क्या फर्दर पोस्टुलेट दिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज दी हैं। इन कॉमन ट्रांजिशन मेटल्स किन्हें कहते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने उन डी मेटल्स की, जो डी इलेक्ट्रॉन के मेटल्स हैं, उनकी ज्योमेट्री बताई थी। उनके एग्जाम्पल्स हैं ये NH3 है ना, NH3 Cl, ये सब की ज्योमेट्री बताई थी और बताया था कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है रेस्पेक्टिवली। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इन पे फोकस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम चीज़ें सीख जाएंगे कि ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है, टेट्राहेड्रल कैसे होता है, तब हम फोकस करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये मेन पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पक्का क्लियर करूँगी। ठीक है, उसके बाद और सबसे ज़रूरत बात जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ, मैं NCERT से पढ़ा रही हूँ, CBSE NCERT। तो आपको कोई भी अपने आप इसको वीडियो को देखने के बाद रिवीजन करना हो तो आप वो NCERT को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक पार्ट था जिससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे और पूछा होगा कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है और कौन सा डबल सॉल्ट है, या फिर 4 स्टेटमेंट दी होंगी और पूछा होगा कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं या कॉम्प्लेक्स आयन को किसे कहते हैं, किसकी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, इससे नेट में भी पूछ लिया जाता है और IIT JAM में भी पूछ लिया जाता है और IIT JEE और नीट में भी पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको ध्यान रखना कि डबल सॉल्ट किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन किसे कहते हैं। डबल सॉल्ट जो होता है वो होते हैं जो वाटर में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट और पोटाश एल्बम। ये 2 एग्जाम्पल हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि मोहर सॉल्ट पूछा होगा कि मोहर सॉल्ट पूछा होगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे कि चारों में से कौन सा सही फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट के लिए। तो आप फॉर्मूला याद कर लेना ये बिल्कुल अच्छे से कि FeSO4NH4 का होल, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस .SO4.6H2। ठीक है, पोटाश एलम जो है ये पोटेशियम एल्यूमिनियम SO4 का होल ट्वाइस .12H2। ये दोनों एग्जांपल जो है डबल सॉल्ट के। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में। कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जो कि वाटर में जाके डिसोसिएट नहीं होते, जैसे कि हमारा FeCN का होल 6 माइनस, जो कि कहाँ से आया है, K4 FeCN के होल 6 से आया है, जो कि वाटर में जाने के बाद Fe2+ और NCN- में नहीं टूटता। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने बेसिक पार्ट पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का और बर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ा है। ये इतना ही है, ये यहीं खत्म होता है। अगले स्टेज से हम नई डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ये इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।